नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरविंद केजरीवाल जेल और बेल के बीच में झूल रहे हैं और आज दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने जो आदेश दिया था, जिस आदेश पर उन्होंने रोक लगाई थी, स्टे लगाया था, उसे उन्होंने आज सही ठहरा दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ में ही वक्त गुजारना होगा। अब उनकी जो ये जमानत की अपील है वो अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और आपको जानकारी थी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन्हीं जस्टिस सुधीर कुमार जैन के जो आदेश था उनका, उसको अनयूजुअल बताया था, स्टे का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले को तभी सुनेंगे तो बेहतर रहेगा जब हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे दे। और पहले हाई कोर्ट 26 तारीख को ये बात सुनने की बात कर रहा था, ये केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद, ओरल कमेंट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बुधवार का समय दिया था, तो हाई कोर्ट ने अपनी जो सुनवाई उन्होंने तय की थी उसको प्रीपोन करते हुए आज इसकी सुनवाई 2:30 बजे रखी थी। और आज जैसा कि कई लोग उम्मीद जता रहे थे, केजरीवाल के वकीलों ने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि उनको उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इस आदेश पर, केजरीवाल की रेगुलर बेल के आदेश पर रोक लगाएगा, और वैसा ही आज हुआ। सुधीर कुमार जैन की अदालत ने, जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अदालत ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट की जो विशेष जज हैं न्याय बिंदु जी, उनके जजमेंट को उन्होंने परवर्सिव, इनअप्रोप्रिएट, वन साइडेड और गलत करार दे दिया है। उन्होंने बिंदुवार उसका हवाला दिया है अपने जजमेंट में। करीब 34 पेज के जजमेंट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उनकी उन तमाम दलीलों को के न्याय बिंदु जी ने, यानी राउज एवेन्यू की जो वेकेशन बेंच की जज थी, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को समय नहीं दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पूरी दलील थी उसको ठीक से नहीं सुना। उसको उन्होंने जो रिलेवेंट सेक्शन थे, उसके जो रिलेवेंट बातें थी, जिसका एसवी राजू साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास इतने सारे सबूत हैं, हमारे पास ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं कि आत्मा हिल जाएगी, तो उन सारी बातों को जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने सही ठहराया है और उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के जजमेंट को मिसअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, अतार्किक, गलत, परवर्सिव यानी विकृत, जो भी बातें ईडी कह रहा था वो सारी बातें सही मानते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने हाई कोर्ट की केजरीवाल की जमानत, रेगुलर बेल का जो आदेश स्पेशल कोर्ट ने दिया था उस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जो रोस्टर बेंच है, जब उसके सामने ये बात रखी जाएगी तब उन्हें सारे तथ्यों पर गौर करना चाहिए, गौर करना होगा। अब ये अलग बात है कि केजरीवाल के वकील इसको कल सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि उनकी सुनवाई कल के लिए है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन तथ्यों के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी उनको मिली, और पहले जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी थी, उन सब के आधार पर केजरीवाल के वकीलों को उम्मीद है कि कल उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या रवैया अख्तियार करता है। बाकी जो आज अपने 34 पेज के जजमेंट में सुधीर कुमार जैन की अदालत ने कहा है, उनमें वो सारी बातें हैं जिससे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको बहुत बल मिला है, उसकी बाँछें खिल गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, क्योंकि एक पूरा नैरेटिव जो चेंज हो गया था जब राउज एवेन्यू की जज न्याय बिंदु जी ने ये आरोप लगाया था कि ईडी कोई भी ऐसा सबूत, पुख्ता सबूत दे पाने में विफल रहा है जिससे अरविंद केजरीवाल की इस मामले में संलिप्तता, सीधी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित होता हो। उल्टा उन्होंने ईडी के ऊपर बड़े ही आरोप लगाए थे, बड़े ही ईडी की साख को चोट पहुंचाने वाले, डैमेज करने वाले जो उन्होंने बातें कही थी, उससे ये
एक माहौल बन गया था, ये परसेप्शन जिसको वैसे भी देश में माना जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी की जो बात हो रही है उस पर तो बहस चली रही है। सुप्रीम कोर्ट के जब अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अंतरिम राहत पे रिहा करने का फैसला लिया था तो ये डिबेट और ज़्यादा फैल गई थी और ज़्यादा उसको आधार मिल गया था और ज़्यादा मजबूती उसको मिल गई थी कि लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, जिसको पीएमएलए कानून के तहत, ईडी के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पे जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है कि क्या और किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। एक तरफ जो जेल और बेल की बात चल रही है कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल, ये एक डिबेट का कानूनी हलकों में जो डिबेट चल रही है उसका एक बड़ा आधार है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो एक तो ये बात चल रही है और इस पर देश को तय करना है, जुडिशरी को तय करना है कि हम किस तरह की न्याय व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो पीएमएलए की ट्विन कंडीशन का जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र इस जजमेंट में भी है कि पीएमएलए की ट्विन कंडीशन को न्याय बिंदु जी अपने जजमेंट में सही तरीके से रिकॉर्ड करने में विफल रही। जो सुधीर कुमार जैन ने कहा है कि उन्होंने कई विरोधाभास उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, जिसमें उन्होंने ईडी के एसवी राजू की दलीलों का जिक्र किया है कि ईडी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमने जो हज़ारों पन्नों की अपनी आरोप पत्र जो अपने हज़ारों पन्नों का जो हमने दिया है उसको न्याय बिंदु जी ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो उसका भी इसमें हवाला दिया है कि एक तरफ तो वो ये कह रही हैं और दूसरी तरफ अपने जजमेंट में वो कह रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये साबित करने में विफल रहा है और अभी 100 करोड़ में से केवल 45 करोड़ की या 40 करोड़ की रिकवरी की बात हो रही है, तो बाकी 60 करोड़ की जो रिकवरी है उसमें कितना टाइम लगेगा, कब तक ये चलेगी, कब जाकर के होगा, इसको ईडी साबित करने में या बताने में ईडी कोई डेफिनेटिव वो नहीं दे पाया। तो इसी तरह के विरोधाभासों का हवाला देते हुए इस जजमेंट ने एक तरह से देखा जाए तो न्याय बिंदु जी का जो यानी कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी पूरी उन्होंने बखिया उधेड़ दी, उसको पूरी तरीके से उन्होंने गलत साबित कर दिया। अब ये कानूनी हलकों में तो बहस का एक विषय बना ही हुआ है कि कैसे इसको देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इन सारी बातों को लेकर क्या करता है, इस पर नज़र है न केवल अरविंद केजरीवाल की बल्कि पूरे देश में जुडिशरी, कानून से जुड़े तमाम वकीलों की, लोगों की, उस फर्टिनिटी की जिनकी कानूनों में दिलचस्पी है, जिनकी इस डिबेट में दिलचस्पी है कि व्यक्ति की जो लिबर्टी है जिसका जिक्र संविधान में है उसकी कितनी सुनवाई मौजूदा इस निज़ाम में है। और ये जो जिन कानूनों के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं पीएमएलए के, ईडी के, कि ईडी को किस तरह के अधिकार होने चाहिए, क्या ईडी को इस तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए कि व्यक्ति को अपना दोष साबित कर पाने का मौका भी ना मिले, जिस पर बात चल रही है लगातार। जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात चल रही है कि उसको वो कितना उसके पास अधिकार होना चाहिए, क्या वो अपने अधिकार का न्यायोचित इस्तेमाल करता है, और ऐसे कितने ही मामले अदालतों के सामने है जहां ये स्थापित हुआ है, जहां ये साबित हुआ है। इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में आप देखेंगे तो कहा है कि ईडी अपनी शक्ति का मनमाने तरीके से, गैर वाजिब तरीके से, नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और चूंकि इसमें जो मामले हैं इसमें जो सामान्य जूरिस्प्रूडेंस है कि व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उस पर दोष साबित ना हो जाए, और आमतौर पर दोष साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो अभियोजन पक्ष की होती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है और वहाँ पर दोष साबित करने की जिम्मेदारी या निर्दोष साबित होने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर होती है। और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी बहस चल रही है कि क्या इन कानूनों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि जहाँ व्यक्ति के पास ये अधिकार ही नहीं है, व्यक्ति को ये लिबर्टी या व्यक्ति को ये फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ बयान क्या दिए गए हैं और कौन सा जो मटेरियल है उस मटेरियल को उन्होंने रिलाइड अपॉन माना है, कौन से मटेरियल को रिलाइड अपॉन नहीं माना है। और इसी के इर्द गिर्द तो ये मामला इसलिए भी नज़ीर बनने वाला है, ये केवल केजरीवाल का ही मामला नहीं है, ये मामला इस बात के लिए नज़ीर बनने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या कहता है। अभी तक जो संकेत सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं वो जैसा कि केजरीवाल के वकील कह रहे हैं, जैसा कि और दूसरे लोग जो इस बहस में बेल को एक रूल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए और जेल को एक एक्सेप्शन के तौर पे, जो इस
सोच के हिमायती हैं, उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बहुत उम्मीद है और उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें केजरीवाल के पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि जो तथ्य अब तक पब्लिक डोमेन में आए हैं इस बहस के चलते जो लगातार चल रही है जब से ये मामला आया इलेक्शन से पहले का, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व तरीके से अंतरिम राहत की बात थी जिसपे हमारे देश के गृह मंत्री को भी बोलना पड़ा। आज हाई कोर्ट के जजमेंट के आते ही हुआ क्या, राजनीति गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं आज वो क्या बात कह रहे हैं, उनको आप सुन लीजिए तो हंसेंगे आप। उन्हें खुद अपने बयान नहीं मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं। हिपोक्रेसी की बिल्कुल जीता जागता मिसाल है। जब न्याय बिंदु जी ने जजमेंट दिया तो कहाँ थे ये लोग जब इनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी। भाई कानून के अंदर जो प्रावधान है, अगर निचली अदालत कोई निर्णय दे रही है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर की जो अदालत है हाईकोर्ट, उसके पास ये अधिकार है कि वो उस निर्णय को गलत ठहरा सकता है, जैसा कि आज हाईकोर्ट ने किया, माननीय उच्च न्यायालय ने किया। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम अदालत है जहां ये मामला जाएगा। तो आज हाई कोर्ट का जजमेंट आते ही वो केजरीवाल को ऐसे बात करें जैसे उसके ऊपर कोई अदालत ही नहीं है। जैसे आज केजरीवाल को उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया और वो कह रहे हैं कि आप पार्टी वाले जो लोग हैं, सौरभ भारद्वाज या दूसरे जो लोगों ने बयान दिए हैं, उसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया हो, जैसे उन्होंने हाई कोर्ट के बयानों की, हाई कोर्ट की अवमानना कर दी हो। अगर सौरभ भारद्वाज का या जो दूसरे आप पार्टी के लोग हैं उनका इस जजमेंट के बारे में जो भी समीक्षा उन्होंने की है या उस पर उन्होंने निराशा जताई है अगर, तो क्या वो अगर अवमानना है तो अमित शाह जी ने उस दिन क्या किया था? जब अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल में एनआई के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए, एनआई की एडिटर इन चीफ को इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा था कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है केजरीवाल को जो अंतरिम राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो क्या था? वो अवमानना नहीं थी सदन की, वो अवमानना नहीं थी सुप्रीम अदालत की। ये सवाल कौन पूछेगा इनसे? लेकिन खैर, अंधेर नगरी चौपट राजा, चल रही है चीज़ें और अदालत जारी है। तो अभी सबकी निगाहें, हमारी भी, आपकी भी और सबकी निगाहें लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि बात यह है कि अगर केजरीवाल जी ने गलत किया है तो इस देश में कितने, चौटाला जी, लालू जी और भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट मौजूद है, कानून अपना काम करेगा। उनको जो भी कानून के हिसाब से जेल मिलनी है जेल मिलेगी, सज़ा मिलनी है सज़ा मिलेगी। इसमें किसको एतराज़ हो सकता है? कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि अगर केजरीवाल जी ने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसकी प्रक्रिया वो होगी माई वे और हाईवे, या उसकी प्रक्रिया तयशुदा तरीके से होगी जिसमें कानून के तयशुदा जो सिद्धांत हैं, जो तयशुदा प्रक्रिया है, उसका पालन किया जाए, उसके तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। क्या होना चाहिए? और ये बातें सारी आप जानते हैं, आपके जानकारी में है। इसी से जुड़ा हालांकि मामला अलग है, लेकिन पार्टी वही है, आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी जेल में है और उनकी बेल को लेकर भी बात चल रही है। उनकी डिफ़ॉल्ट बेल को लेकर के जो एप्लीकेशन है उसमें तारीख डाल दी गई है 6 जुलाई की, 6 हफ्तों की। हाई कोर्ट ने ही उसमें दिया है। उसको लेकर भी अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट आज। वही जस्टिस वेकेशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, मनोज मिश्रा, एसवीएन भट्टी, जिसके कल के ओरल कमेंट ने, मौखिक कमेंट ने, जिसने एक हलचल पैदा कर दी थी पूरे, उसमें एक पूरा माहौल गर्मा दिया है और डिबेट वापस खड़ी हो गई है। उसी बेंच के सामने मामला गया था। आज फिर उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने इस मामले में भी कहा, लेकिन टिप्पणी उनकी यही है, उनकी टिप्पणी ये है कि हाई कोर्ट को डिफ़ॉल्ट बेल के मामले में इतना लंबा एडजॉर्नमेंट नहीं देना चाहिए। ये आज भी जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सत्येंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट बेल के मामले में कही। और चूँकि उस डिफ़ॉल्ट बेल को लेकर के जो एडजॉर्नमेंट है उसके खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी गए हुए थे, पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। और जब उन्होंने बताया कि ये मामला 3 न्यायाधीशों की बेंच के सामने, जो बड़ी लार्जर बेंच है, ये तो 2 लोगों की वैकेशन बेंच थी, तो ये जानकारी जब उन्होंने दी कि उनके सामने पहले से लंबित है, तो उन्होंने यही कहा मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी साहब ने, उनकी बेंच ने, मनोज मिश्रा ने, कि क्योंकि उनके सामने है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि वो इस पर, जब उनके सामने ये वैकेशन ख़त्म होने के बाद जुलाई में ये मामला आएगा, तब वो इस पर रिएक्ट करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन उनके कमेंट जो इस समय विरोधाभास दिख रहा है ना, जिससे लोग कंफ्यूज हैं, जिसका हम जिक्र कल की वीडियो में भी कर चुके हैं और लगातार कह रहे हैं, वो और ज़्यादा इस बात को अंडरलाइन करता है कि जुडिशरी में कहीं भारी विरोधाभास है।
और जिसके बारे में हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं चंद्रचूड़ जी और जो दूसरे दिग्गज न्यायाधीश हैं जिनके पास इस बात का अधिकार है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कैसे हम इन विरोधाभासों को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं ताकि एक सही न्याय के प्रति यकीन का, आस्था का माहौल जो है वो बरकरार रहे। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हम कल फिर आपको बताएंगे, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।